कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। आज सर्वोच्च न्यायालय ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि इतना दुर्दांत अपराधी जेल से बाहर कैसे आ गया। कोर्ट की इस फटकार के बीच इस मसले को जातीय और राजनीतिक नजरिए से भी देखने की जरूरत है। बिना राजनीतिक संरक्षण और जातिगत गठजोड़ के ना तो ऐसा आतंकी पैदा हो सकता है और ना ही अपने प्रभाव का इतना विस्तार कर सकता है। कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि उसके एनकाउंटर के पीछे भी राजनीति और जातिगत कारण है, इसलिए इसका विश्लेषण करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी सरकार के कथित पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण रवैये के कारण पिछले 4-5 माह में करीब 5 दर्जन ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। बाबा की ठोको नीति के चलते भी कई ब्राह्मण नौजवानों के एनकाउंटर कर दिए गए, जबकि उनका अपराध साबित होना अभी बाकी था। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के निपट फर्जी एनकाउंटर से भी ब्राह्मणों में नाराजगी है। हालांकि कुछ एक अपवाद छोड़ दिए जाए तो आतंकी विकास दुबे से किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन कानून और न्याय व्यवस्था को दरकिनार कर जिस तरह से विकास दुबे और उसके साथियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है, उससे निश्चित तौर पर ब्राह्मणों में तथा कानून और न्याय व्यवस्था में भरोसा करने वालों में नाराजगी है। जाहिर है कि इस नाराजगी का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजनीतिक दलों पर पड़ना स्वाभाविक है। ब्राह्मणों की नाराजगी से भाजपा का नुकसान होना तय है, भले ही भाजपा की नींव में ब्राह्मण रहा हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सीधे तौर पर 2 वर्चस्वशाली जातियों में विभाजित होती दिखाई दे रही है। इसका उत्तरदायी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक शुरुआत ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण वर्चस्ववाद से होती है। पूर्वांचल में अच्छी खासी ताकत और दखल रखने वाले ब्राह्मण बाहुबली नेताओं की ताकत और वर्चस्व को तोड़कर आदित्यनाथ ने ठाकुरवाद के वर्चस्व को स्थापित किया। इसके बाद गोरखपुर और आसपास योगी आदित्यनाथ का एक छत्र दबदबा स्थापित हो गया। 2017 में समाजवादी पार्टी को हराकर 2/3 बहुमत के साथ भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। केंद्र में स्थापित लगभग एक व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी के अधीन हो चुकी भाजपा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने में काफी लंबा वक्त लगा। इसका कारण सिर्फ योगी आदित्यनाथ का दबाव था। कुछ पत्रकारों का दावा है कि योगी ने नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को कड़ा संदेश दिया था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वे भाजपा को दो फाड़ कर देंगे। योगी आदित्यनाथ की यह धमकी, यह चेतावनी निराधार नहीं थी। योगी आदित्यनाथ पहले भी भाजपा के समानांतर बतौर युवा हिंदू वाहिनी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भिड़ चुके थे। योगी आदित्यनाथ भाजपा से भी अधिक कट्टर हिंदूवादी राजनीति करने वाले माने जाते हैं। उनका भगवा चोला भी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए अधिक मुफीद है। शायद यही कारण था कि मोदी और शाह ने संभवतः संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मोदी और योगी के बीच भी वर्चस्व को लेकर अंदरूनी तकरार है, लेकिन मोदी की ब्रांडिंग और चतुर रणनीतिक चालों के सामने योगी का सिक्का चलना आसान नहीं है। भाजपा को प्रारंभ से ही ब्राह्मण और बनिया जाति की पार्टी माना जाता रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा ने पिछले चुनावों में हिंदुत्व की विचारधारा का दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में विस्तार किया है। ये समुदाय भाजपा के साथ हिंदुत्व की सांप्रदायिक बैसाखी और लोक लुभावनवाद की राजनीति से जुड़े हुए हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों के वैचारिक स्खलन और प्रभावहीन नीतियों के कारण इन समुदायों को भाजपा आकर्षित करने में कामयाब रही है। लेकिन भाजपा इस बात को जानती है कि सामाजिक न्याय की राजनीति अगर आगे बढ़ती है तो उसकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो जाएगी। इसलिए वह ना तो सामाजिक न्याय को राजनीतिक विसाद बनने देगी और ना ही अपने कोर वोटर को खोना चाहेगी। सभी जानते हैं कि भाजपा का कोर वोटर सवर्ण जातियां हैं। समाज की वर्चस्वशाली और दबंग जातियों पर मजबूत पकड़ रखने वाली भाजपा की चुनावी जीत का
एक बड़ा कारण इन जातियों का मजबूत बंधन है। इसलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के समर्थन को खोने का जोखिम नहीं ले सकती, जबकि ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों की हत्या के बाद दूसरे दल उनका साथ और समर्थन पाने को बेचैन है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ब्राह्मणों द्वारा योगी की भाजपा सरकार का विरोध हो रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि ब्राह्मण भाजपा के बजाय किसी अन्य दल को समर्थन देना पसंद करेगा। यही कारण है कि अखिलेश यादव से लेकर मायावती और कांग्रेस पार्टी तक ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयत्नशील है। मायावती ने ट्वीट करके सरकार को चेताया कि वह ब्राह्मण समाज को परेशान ना करे। अखिलेश यादव ने मिथकों के सहारे ब्राह्मणों का साथ देने का वादा किया। उन्होंने लिखा कि सुदामा का साथ सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं, बाकी उनका सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक कांग्रेस पार्टी दिखी। हालांकि आजकल उत्तर प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार की असफलता से जुड़े हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन ब्राह्मणों के उत्पीड़न से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और नेताओं ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस का आईटी सेल भी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय है। कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब कट्टर ब्राह्मण समर्थक के रूप में पार्टी अपनी छवि बना रही है। कांग्रेस के नीति नियंताओं को ऐसा लगता होगा कि इससे ब्राह्मणों में उनका खोया जनाधार वापस आ सकता है, लेकिन ऐसा समझना और कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अलबत्ता इसका असर उल्टा भी हो सकता है। आजादी के बाद चुनावी राजनीति में कांग्रेस का करीब 50 साल तक बोलबाला रहा। ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कांग्रेस के मुख्य समर्थक जाति समुदाय माने जाते थे, लेकिन खासकर 90 के दशक में ब्राह्मण भाजपा के साथ जुड़ने लगा। बसपा के उभार के चलते दलित मायावती के साथ चले गए। मुलायम सिंह द्वारा भाजपा के मंदिर की सांप्रदायिक राजनीति के विरोध के चलते मुसलमानों का ध्रुवीकरण उनके साथ हो गया। लिहाजा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग जनाधार विहीन पार्टी में तब्दील हो गई। गांधी परिवार ने जरूर अपना विश्वास बरकरार रखा, लेकिन बाकी जगह पार्टी सिमटती चली गई। आज प्रियंका गांधी और उनके बेहद सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में वह अपने परंपरागत जनाधार को वापस लाने की जोर आजमाइश कर रही है। ब्राह्मण समाज द्वारा योगी सरकार के विरोध का लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है, इसलिए पूरी ताकत और मिथकी आडंबरों के साथ कांग्रेस ब्राह्मणों को अपने खित्ते में लाने की कोशिश कर रही है। उनके कई ब्राह्मण नेता बाकायदा जातिवादी मुहिम चलाकर कांग्रेस को ब्राह्मणों के साथ खड़ा करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे मौजूद सवाल यह है कि इससे कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान। बेशक कांग्रेस आजादी के पहले से ही ब्राह्मण बाहुल्य पार्टी रही है, लेकिन उसकी परंपरागत छवि कट्टर ब्राह्मण समर्थक होने की पहले कभी नहीं रही थी। यहां ब्राह्मण एक उदार व्यक्तित्व वाले अभिभावक की भूमिका में रहा है, इसलिए दलित और मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ बेखटके जुड़ा रहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि एक ऐसे ब्राह्मण की थी जो एक ही साथ सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में अगाध विश्वास करते हैं। आरक्षण से लेकर हिंदू कोड बिल जैसे मुद्दों पर वे डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े रहे। धर्म के मसलों को उन्होंने राज्य और शासन से कतई दूर रखा। यही कारण है कि दलितों और मुसलमानों में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कमोबेश कांग्रेस की यह छवि बरकरार रही। राहुल गांधी पर हुए निराधार हमलों ने निश्चित तौर पर उनकी छवि को परंपरागत कांग्रेस से अलग बनाया। देखते ही देखते पिछली तमाम पीढ़ियों पर किए जा रहे हमलों की चपेट में अचानक गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी आ गए। गांधी परिवार की छवि खराब करके कांग्रेस को कमजोर करना संघ और भाजपा की सुनियोजित रणनीति रही है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नेहरू गांधी परिवार ने वैवाहिक बंधनों में जाति, धर्म और देश की चौहदियों को तोड़ा। इसलिए भी इस परिवार की पारंपरिक ब्राह्मण वाली छवि संरक्षित नहीं रह सकती थी। अव्वल तो एक राष्ट्र और समाज की पारंपरिक चौहदियों का टूटना प्रगतिशीलता की निशानी है, लेकिन आगे चलकर इसी प्रगतिशीलता से गांधी परिवार की छवि को कलंकित किया गया।
लगातार 2 पराजय के बाद लगता है कांग्रेस अपनी पुरानी छवि से छुटकारा पाना चाहती है। इसके लिए पहले कांग्रेस ने एक बहुत सोची समझी रणनीति तैयार की। लोकतांत्रिक राजनीति में ज्यादातर समय कांग्रेस के प्रतिपक्ष में पिछड़ी जातियां गोलबंद रही हैं। अब उसने पिछड़ी जातियों पर काम करना शुरू किया है। इसका परिणाम उसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनावी सफलता में हासिल हुआ। इससे प्रोत्साहित होकर कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर एक कदम और आगे बढ़ी है। नीट परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को दरकिनार करने के विरोध में सोनिया गांधी का नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखना इसकी हालिया वानगी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार द्वारा बहुजन नायकों का महिमा मंडन करना और उनके सपनों को साकार करने के लिए नीतियां बनाना यह दिखाता है कि भविष्य में भी कांग्रेस का मुख्य मुद्दा सामाजिक न्याय होगा। खासकर उत्तर प्रदेश में बसपा के सिमटते जनाधार और मायावती का भाजपा की बी टीम की तरह बयान देने के चलते और कांग्रेस की सक्रियता के कारण कमजोर दलित पिछड़े समुदायों में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी है। ऐसे में कट्टर ब्राह्मण वाली राजनीति इस सहानुभूति को खत्म कर सकती है। दरअसल कमजोर दलित पिछड़े समुदाय भाजपाई कट्टरता का कारण ब्राह्मणवाद और धर्मात्मता को ही मानते हैं। ऐसे में कट्टर ब्राह्मणों की पार्टी में भागीदारी देखकर अन्य समुदाय कांग्रेस से दूर होंगे। इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्राह्मण ऐसे राजनीतिक दल के साथ नहीं जा सकता जिसके जीतने की कोई संभावना ही ना हो। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास न जमीन है और न जनाधार। समाजवादी पार्टी के पास जनाधार भी है और युवा नेतृत्व भी। इसलिए सपा ही भाजपा को पराजित कर सकती है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। कई स्थानों पर योगी सरकार का विरोध करते हुए ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।